हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हिना। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो रही है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे। उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी चैनल जो मेरा है लर्न विथ हिना, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको मैंने दे रखी है, तो आप वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लिंक के थ्रू आना नहीं हो रहा है तो जस्ट आप टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ पे लर्न विथ हिना लिख लेना एंड वहाँ से आप मुझे इजीली चैनल के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। उसके अलावा मैं अन अकेडमी पे भी एडुकेटर हूँ। आप जस्ट मेरा नाम हिना जैन टाइप करना एंड यहाँ से आप मुझे इजीली फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है तो आप हेड्स डेडिकेट कर सकते हो। कोर्सेज पसंद आते हैं तो कोर्सेज को रेटिंग्स एंड रिव्यूज ज़रूर प्रोवाइड करना। तो देख सकते हो, ये मेरे चैनल का व्यू है। ये वीडियोस है आपके लिए जो अब तक मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के रिलेटेड में क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो मैं कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ाती हूँ। और पेपर 1 जो कि इन जनरल सभी जो भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं उन सबके लिए पेपर 1 मैंडेटरी है, तो वो सब यहाँ पे आ सकते हो, पेपर 1 की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस जो हमारी पोल की गई थी, वोटिंग हुई थी, जब भी मैंने आपको कॉमर्स की 2 यूनिट दी थी और पेपर 1 की 2 यूनिट दी थी, तो जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स आया था एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यूज के लिए, जो कि हमारा कॉमर्स का एक यूनिट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। ये 50 क्वेश्चंस आज के आज नहीं करेंगे हम। मैंने आपको बताया था 5 डेज तक आपको मिलेगा। इट मीन्स आपको 5 वीडियोस मिलेगी एंड ऐसे करके आपके 50 क्वेश्चंस कवर अप होंगे। मतलब हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और जैसे ही हमारे 50 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, उसके 1-2 दिन बाद में जब आपकी वीडियो देख के हो जाएगी, फिर मैं आपको ये पीडीएफ मेरे चैनल लर्न विथ हिना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैच द फॉलोइंग आपको दे रखा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत देखे गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लिस्ट 1 में दे रखा है माइक्रो एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। और अगर मैं लिस्ट 2 की बात कर लूँ तो यहाँ पे है WTO रिस्ट्रिक्शंस, इंटरेस्ट रेट है, सप्लायर्स है या प्लानिंग कमीशन। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है, ये चलो मैं नहीं बोलूँगी तो भी चलेगा, आपको आंसर्स बताने हैं। ये आपको दे रखा है। तो देखो, अगर आपको नहीं भी आता है ना तो कुछ आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के दे सकते हो। यहाँ पे कैसे, अभी हमें पता है जो हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं WTO के रेस्ट्रिक्शंस के साथ में रिलेटेड रहेगा। 3 का मैं ए के साथ में देख रही हूँ। 3 का ए यहाँ पे सिर्फ एक में ही दिया है। इट मीन्स मेरा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बट ठीक है, ऐसे भी आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया है। अगर आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन करना है तो आप देख सकते हो। देखो, प्लानिंग कमीशन आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ में रिलेटेड है। माइक्रो मतलब आपके सप्लायर्स के साथ में रिलेटेड होंगे और मैक्रो एनवायरनमेंट आपके इंटरेस्ट रेट के साथ में होंगे। इट मीन्स ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। आपको कमेंट में आंसर देते जाना है। जैसे ही आओगे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके आपका फीडबैक ज़रूर देना। एंड हाँ, लैपटॉप का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो चुका है। मैंने यहाँ वहाँ से यूट्यूब से वीडियो देख के थोड़ी सेटिंग करके थोड़ा बहुत वर्किंग कंडीशन में लेके आई हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स इसमें अभी भी आ रही है, बट थोड़ा बहुत काम करके कुछ काम तो आपका मैं निकाल ही दूंगी इससे। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर रेफर्स टू। जो टर्म थर्ड सेक्टर जो है वो किसको रेफर करता है? सर्विस सेक्टर को, वॉलेंटरी सेक्टर को, टेक्नोलॉजी सेक्टर को या स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज को? जो आपका थर्ड सेक्टर जो रहता है वो रेफर करता है किसके साथ में? इट रेफर्स टू वॉलेंटरी सेक्टर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। यहाँ पे आपको कुछ एक्ट्स दे रखे हैं जिसको आपको अरेंज करना है कि वो कब स्टैब्लिश हुए थे इंडिया में, उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। यहाँ पे 4 एक्ट आपको दे रखे हैं। फैक्ट्रीज दे रखा है, फैक्ट्रीज एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। आपको अरेंज करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है।
तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे होगा। जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया था वो आया था इन द ईयर 1947। एक सेकेंड, अगर हाइलाइटर से मैं लिख के देखती हूँ कैसे होता है, अच्छा आता है तो इससे लिख के देखते हैं। ये आपका आया था 19, ये तो और भी गंदा है, चलो कोई नहीं, पेन से ही लिखते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपका आया था इन द ईयर 1947। अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट्स में लिखते जाइए साथ साथ में। फैक्ट्रीज एक्ट आपका आया था 1948 में। माउस से लिख रही हूँ तो थोड़ी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम होगी। कंपटीशन एक्ट आपका आया था 2002। आपको लिखना है कंपटीशन एक्ट किसको धक्का मार के आया था, ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूँ तो किसको हटा के आया था वो। तो ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि कंपटीशन एक्ट किसको हटा के आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया था 1986 में। सो देखो आंसर क्या बनता है आपका, डी ए सी बी। सो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। सो इसमें से कौन सा है जो करेक्ट मार्क किया हुआ है। आपको एग्जाम में ना कई बार ऐसे भी बोल देंगे कि कौन सा इनकरेक्टली मार्क्ड है, तो आपको देखना है यहाँ पे क्या बोला गया, करेक्ट बोला है या इनकरेक्ट बोला है। तो आईएमएफ आपका आया था 1943 में। वर्ल्ड बैंक को हम मेगा भी कहते हैं, या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो आपका 1960 में आया था। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द ऑल आर करेक्ट, सभी के सभी इसमें से करेक्ट है ऐसे बोल रखा है। तो आईएमएफ आपका 1943 में नहीं आया था, वो कौन से ईयर में आया था वो आपको मुझे बताना है। वर्ल्ड बैंक को मेगा नहीं कहते हैं, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, आईबीआरडी। सॉरी आपको बोलना था आंसर बट मैं बोल गई, ठीक है कोई नहीं। तो आईडीए जो कि आपका वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि 1960 में आया था, सिर्फ ये एक सही है ऑप्शन सी। सो आईडीए का दूसरा नाम, अब इसे क्या बोल सकते हो, दूसरा उसे क्या बोला जाता है, कौन सा विंडो बोला जाता है, वो मुझे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, नहीं पता है तो पूछ देना मैं बता दूंगी। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Next question number 5. Special economic zone policy in India is motivated by experience of. So जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी जो है वो इंडिया के अंदर आया गया था किसके, कौन से मोटिवेशन के द्वारा, किसको देख के हमें इतना मोटिवेशन मिला कि हम भी SEZ लेके आ गए थे इंडिया में। यूएसए को देख के, जापान को, चाइना या जर्मनी। तो आपका आंसर देना है, मैं आंसर शो करने वाली हूँ। सो हम इंस्पायर हुए थे चाइना से एंड उसके बाद में इंडिया के अंदर SEZ आया था। सो अब आपको मुझे ये बताना है SEZ इंडिया के अंदर कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेजर्स फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन। सो जो लेजर्स फेयर पॉलिसी है वो कौन से इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर अडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन बी सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो लेजर्स फेयर पॉलिसी जो है वो अडेप्ट किया गया है कौन से पॉलिसी, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। सो लेजर्स फेयर जो है ये एक दूसरा नाम है किसका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक जो होता है ना, यहाँ पे इनको पूरा फ्रीडम दिया जाता है, गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मेजर रोल होता है प्राइवेट सेक्टर का, जिनका मकसद ही होता है प्रॉफिट अर्न करना। सो अगर आपको इकोनॉमिक सिस्टम नहीं आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक ऑडियो प्रोवाइड किया है इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। सो आप ज़रूर सुन लेना वो, जहाँ पे मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर अच्छे से डिस्कस किया है, तो एक बार ज़रूर सुन लेना, 5 मिनट की ऑडियो है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्राइटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। सो जो ये क्राइटो प्रोटोकॉल है ये किसके साथ में रिलेटेड है, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ में, कंपटीशन एक्ट के साथ में, एनवायरनमेंट एक्ट, या ऑटोमेटिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी जनरेशन के साथ में। सो ये तो आप बोलोगे यार मैम इतना इजी, कंज्यूमर के साथ में तो हो ही नहीं सकता है, कंपटीशन के साथ में तो दूर दूर तक इसका लेना देना नहीं। कहीं ना कहीं क्राइटो प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन मैच द कॉलम आ रहा है आपके लिए फिर से, तो चलिए देखते हैं। द इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो ये कोड्स यहाँ पे लिखा गया है।
सो आपको यहाँ पे ईयर दे रखे हैं, कौन सी ईयर में ये आए थे। सो अगर आपने पहला क्वेश्चन जहाँ पे फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जहाँ पे आपको अरेंज करना था, वहाँ पे मैंने आपको एक्ट लिख के दे दिया था, कौन से ईयर में उनका एक्ट बना था, कब आया था। तो अगर आपको याद होगा तो उसके थ्रू भी आप आंसर दे सकते हो, बट चलो ए का 2 तो सब जगह है, तो फंस गए हो आप यहाँ पे। सो फैक्ट्रीज एक्ट आपका आया था 1948 में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका आया था इन द ईयर 1930। मतलब बी का 1 कहाँ है, सिर्फ बी और डी में, मतलब आपका सी ऑप्शन चला जाता है और आपका ए ऑप्शन भी चला जाता है। नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932, ये तो हम 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। सो सी का 4, चलो ठीक है, मतलब सी का 4 यहाँ से गया तो मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 1872 में आया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रिलैक्सिंग द restriction contained imposed on the business and industries means। सो जो भी restrictions आपने इम्पोज किए थे बिजनेस और इंडस्ट्रीज के ऊपर, वो रिड्यूस कर रहे हैं या उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, अब नहीं करेंगे हम तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन, हम तुम्हें रेस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं रख रहे। तो उसका मतलब क्या है, एलपीजी के अंदर मतलब वो उनमें से कौन सी चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, या ग्लोबलाइजेशन है, या सभी के सभी ने ये बोला था आपको। तो जहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर रहे हो जो कि बिजनेस और इंडस्ट्रीज के ऊपर थी, तो उसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। उन्हें हम फ्रीडम दे रहे हैं कि वो अपने इच्छा अनुसार कहाँ पे भी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, बिजनेस जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, एक्सेप्ट जो डिफेंस या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड या ऐसी कोई इंडस्ट्रीज है, उनमें फ्रीडम नहीं दिया गया है उन्हें। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The popular route of privatization of public enterprise in India has been। so जो popular route privatization का क्या या पब्लिक सेक्टर के अंदर किया जाता है इंडिया के अंदर, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर नहीं कहूँगी मैं यहाँ पे, ये कहूँगी कि प्राइवेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा पॉपुलर रूट कौन सा माना गया है। जैसे कि लिबरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, उनके ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है वो कम कर देना या हटा देना। तो प्राइवेटाइजेशन का ऐसा कौन सा पॉपुलर चीज़ है जिसको देख के आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पब्लिक एंटरप्राइज में। सो सेल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, आप सेल कर रहे हो कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर को, या आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रहे हो, या आउटराइट सेल, या आप सेल कर रहे हो। सो जो पॉपुलर रूट है वो आपका है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नहीं पता है तो प्लीज़ पूछ लेना कि मैम डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक सिंपल लाइन में आप मैं उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। सो ऑप्शन बी इज़ या करेक्ट आंसर। सो आउट ऑफ 10 कितना स्कोर कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हो सके उतने फ्रेंड्स के साथ में या कई ग्रुप में आप हो, या कोई भी फेसबुक ग्रुप या कहीं पे भी आप शेयर कर लेना, ताकि मैक्सिमम पीपल यहाँ पे आ सके और इन एमसीक्यू सीरीज़ का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।